नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी के सीरीज में मैं जितने भी वीडियोस ला रहा हूँ वो सभी जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। यदि आप इन सभी प्रश्न पत्रों को, चाहे वो होम साइंस का हो, सोशोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, इसे आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ मैं जब भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र को बताता हूं तो ये भी बताता हूं कि कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में उन्हें लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र मिलता है वो ऐसे ही मिलता है जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर के बारे में है। तो रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको आवश्यक तरीके से लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है जो परीक्षार्थी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो उत्तर पुस्तिका मतलब जो उनको कॉपी लिखने के लिए मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, उसके मुख्य पृष्ठ जो होता है, जो मेन पेज होता है, तो कोड जो है, ये जो है हमारा कोड है, इसको भी जरूर लिखना है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। ये आपको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल साइंस में आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया है, कृपया जांच कर लें। पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित 19 पृष्ठ है कि नहीं, मतलब टोटल 19 पेज हैं कि नहीं। दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जरूर लिखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो कोड है इसको आपको अपने आंसर शीट के दाहिने तरफ में जरूर लिखना है। सेम कंडीशन इंग्लिश वाले छात्रों के लिए भी है कि कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। मतलब सेम टू सेम आपको अपने उत्तर पुस्तिका में अपने इस प्रश्न पत्र के कोड को लिखना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न है कि नहीं। टोटल 34 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में है कि नहीं, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस मिसिंग होती है। तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कम है तो आप तो क्वेश्चन कम करके आओगे, लेकिन इसके बदले में आपको जो नंबर्स हैं वो भी कम मिलेंगे। तो ये सब कंफर्म आप पहले कर लेना। चौथा पॉइंट हमारा कहता है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे उससे पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक आपको सही तरीके से लिखना है। आप अगर 1 नंबर क्वेश्चन से कोई नहीं शुरू करता है, किसी को 5वां शुरू करना होता है, किसी को 10वां, किसी को 12वां। तो जो भी क्वेश्चन आप लिखना शुरू करोगे सबसे पहले उसका क्रमांक अर्थात उसका जो नंबर होता है, चाहे वो 5वां प्रश्न हो, 8वां प्रश्न हो, 10वां प्रश्न हो, वो पहले आप लिख लोगे। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है, कह रहा है इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। प्रश्न पत्र का जो वितरण है वो 10-15 बजे किया जाएगा। ये टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि आपके टाइम पीरियड क्या है। और जो छात्र हैं, केवल छात्र प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका पर कुछ नहीं लिखना है। आप सिर्फ इस 15 मिनट में अपने प्रश्न पत्र को सही तरीकों से पढ़ोगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है कि समय आपके पास 3 आवर्स हैं, 3 घंटे हैं। अधिकतम अंक 80 नंबर आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इसके अंदर, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बदले में आपको 80 नंबर मिलेंगे। यहाँ भी कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपके प्रश्न पत्र जो हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, क, ख, ग, घ और र। ऐसे ही जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए ABCDE होगा। सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको करना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि खंड क जो है उसमें आपको 1 से 20 तक का जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर आप उसे कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसके बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 अंक मिलेगा। तो आपके इसके उत्तर 1 अंक की तरह लिखना है, 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए इसका उत्तर। तीसरा पॉइंट कहता है खंड ख के बारे में। तो 21 से जो 23 है, 21 से 23 तक की जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्न पत्र 2 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 40 शब्दों में कम से कम लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बदले अगर आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे तो कुछ ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है।
अब 2 नंबर के प्रश्न में आप कितना नंबर ले लोगे, कोई 3 तो देगा नहीं आपको। चौथा पॉइंट हमारा कहता है खंड गौ जो है इसमें 24 से लेके 27 तक का जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके बदले में आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। कम से कम आपको इसके उत्तर जो हैं वो 100 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों से अधिक आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खंड घ, यहाँ 28 से 30 तक का जो प्रश्न है वो अवतरण या फिर प्रश्न चित्र या फिर कार्टून पर निर्धारित होगा। इसके आपको उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है, तो ये खंड घ होता है। अब इसके अलावा प्रश्न 31 जो होगा वो मानचित्र से संबंधित होगा। आपको पता है कि मैप से संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान दी जाती है और उन स्थानों की जानकारी आपको देना होता है और अपनी उत्तर पुस्तिका में ही इसे लिखना भी होता है। छठा पॉइंट हमारा कहता है खंड रौ। अब देखिए इसमें क्या है कि 32 से 34 तक के प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत बड़े उत्तर आपको इसके लिखने होंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बदले में आपको 6 अंक प्राप्त होंगे और 6 अंक के लिए आपको 150 शब्दों के आसपास इसके उत्तर लिखने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं अगर आपका डिटेलिंग करने का सही तरीका है तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बिंदुवार होना चाहिए, ये कह रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। उपयुक्त जो शब्द सीमा है यथासंभव पालन कीजिए कि जितना शब्द सीमा के अंदर आपको उत्तर देना है उतने शब्दों के अंदर ही आप उत्तर दे दें। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, आप 1 अंक वाले प्रश्न में 4-4 अंकों वाले एक प्रश्न या 6-6 अंक वाले प्रश्न सभी के आंतरिक विकल्प आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको विकल्प आसानी से मिल जाएगा और आपको वो सारे नियमों को पालन करना है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये तो हमारे कुछ निर्देश के बारे में था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरुआत करते हैं खंड क से। खंड क में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो कहता है महाशक्तियां कहलाने वाले दोनों देशों का पूरा नाम बताइए जिनकी आपसी होड़ और विरोध के कारण शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। मतलब वो 2 देशों के बारे में आपको बताना है, उनके पूरे नाम को लिखना है और उनके कारण जो शीत युद्ध का शुरुआत हुआ उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहले का उत्तर जो है अब मैंने ऐड किया है जिसमें आपको लिखना है शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति कहलाने वाले दोनों देशों के नाम इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए जो था वो पहला देश था और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर था। इन्हीं दोनों देशों के बीच में मुख्य रूप से युद्ध चल रहा था। इन दोनों देशों के बीच वैचारिक और राजनीतिक विरोध मतलब पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद का लड़ाई चल रहा था और यही शीत युद्ध का प्रमुख कारण भी बना था। तो पहले का उत्तर तो ये होगा। लेकिन इसी में हमारे पास अथवा भी है। अथवा में कहता है सीटो मतलब SEATO का विस्तृत रूप लिखना है। या तो आप पहले नंबर वाले क्वेश्चन को करोगे या फिर अथवा वाले क्वेश्चन को करोगे। तो अथवा वाले क्वेश्चन में आपको सीटो के बारे में बताना है। तो सीटो के बारे में आपको लिखना है कि सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पहले आप जान लीजिए कि सीटो का फुल फॉर्म है। यह एक सैन्य गठबंधन था, सैनिकों का गठबंधन था जिसकी स्थापना जो है वो 8 सितंबर 1954 को हुई थी और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। तो ये सीटों के बारे में था। एक एक नंबर के लिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर मिलेंगे। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या फिर जो अथवा में दिया हुआ है उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है वर्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है। ये भी 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि वर्सा पैक्ट जो था उसको पूर्वी गठबंधन के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो याद रखिएगा इधर हमारे पास उत्तर है वर्सा पैक्ट के बारे में कि वर्सा संधि जो था जिसे हम वर्सा पैक्ट भी कहते हैं इसको पूर्वी गठबंधन अर्थात ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था क्योंकि सोवियत संघ के नेतृत्व में यह गठबंधन बना था। मतलब यूएसएसआर के नेतृत्व में यूएसएसआर ने ही इसको बनाया था। साम्यवादी देशों का संगठन था ये जो मुख्य रूप से यूरोप और पूर्वी भाग में स्थित था। तो पहला कारण तो ये है कि इसे यूएसएसआर ने बनाया था।
इसलिए भी इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। आप एक पॉइंट को भी लिखोगे तो आपके आंसर पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंटों को ऐड किया है। पश्चिमी देशों के खिलाफ अर्थात नाटो के खिलाफ, ये पश्चिमी देशों के खिलाफ, तो मतलब नाटो का मुकाबला करने के लिए भी इसका निर्माण किया गया था, वर्सा पैक्ट का। तो भौगोलिक स्थिति को भी आप देख सकते हैं कि वर्सा संधि में शामिल जितने भी देश थे, जैसे पोलैंड हो गए, पूर्वी जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सब यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित थे, इसलिए ये सब जो थे वो वर्सा पैक्ट में शामिल हो गए थे। तो आप इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट लिखोगे कि वर्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही रहेगा कि सोवियत संघ के नेतृत्व में इसे बनाया गया, यूएसएसआर ने इसे बनाया था और ये मुख्य रूप से यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित था, इसलिए इसे पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा और फिर आप लास्ट में लिख देना, इसलिए वर्सा संधि को पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक ढंग से 2 स्वतंत्र देशों में बट गया, जिन्हें डैश और डैश कहा गया। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका उत्तर जो है वो आपको लिखना है, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है वो 1 जनवरी 1993 को शांतिपूर्ण ढंग से 2 अलग अलग स्वतंत्र देशों के रूप में विभाजित हो गया और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, वॉल्वेट डिवोर्स कहा गया, वॉल्वेट डिवोर्स कहा गया। और इससे जो 2 देश निकल के आए हैं विभाजन के बाद, जो शांतिपूर्वक विभाजन के बाद जो 2 देश बन के आए, उसमें पहला देश था चेक गणराज्य और दूसरा देश था स्लोवाकिया। ये 2 देश आपको याद रखना है कि शांतिपूर्वक तरीके से 1 जनवरी 1993 को विभाजित हुआ और इससे विभाजित होकर जो 2 देश निकले हैं उसमें पहला है चेक गणराज्य और दूसरा है स्लोवाकिया। यह विभाजन राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण हुआ था, लेकिन इसे बिना किसी संघर्ष और हिंसा, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के ये दोनों देश जो हैं वो विभाजित होकर अलग अलग हो चुके थे। अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है, उस देश की पहचान कीजिए जो ना तो नाटो का सदस्य था और ना ही वर्सा पैक्ट का। मतलब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो गुट निरपेक्षता को अपना रखा था, मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल ही नहीं हुआ था। तो आपको यहाँ पे वही देश बताना है कि जो ना तो नाटो के ग्रुप में शामिल था और ना ही वर्सा पैक्ट में। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन और स्पेन। याद रखिएगा जो स्वीडन है वही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है इन सभी देशों में जो ना तो नाटो का सदस्य था और ना ही वर्सा पैक्ट का सदस्य था। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ और बातें हैं कि फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन और स्पेन में स्वीडन ही एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य भी नहीं था और ना ही वर्सा संधि का हिस्सा में वो शामिल हुआ था। अब हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कहता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं के कोई 2 उदाहरण आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके बाद जो सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में आपको यहाँ पे 2 उदाहरण देना है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुएं, जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिसका लाभ सभी लोग बिना किसी प्रतिस्पर्धा के उठा सकते हैं, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता, किसी को अभी आप इसके लाभ उठाने से अलग नहीं रख सकते। ये गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्करणीय होती है। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जलवायु स्थिरता। यह एक सार्वजनिक वस्तु है। जलवायु किसी के लिए प्रॉपर एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यह एक स्थिर जलवायु का लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। आप किसी को ऑक्सीजन लेने से मना नहीं कर सकते, आप किसी को पानी पीने से मना नहीं कर सकते, आप किसी को हवा के उपयोग करने से मना नहीं कर सकते। इसे किसी व्यक्ति या किसी समूह तक सीमित नहीं किया गया, कोई सरकार इस पे अपना हक नहीं जमा सकता है। और दूसरा उदाहरण इसका होगा वैश्विक स्वास्थ्य, मतलब ग्लोबल हेल्थ।
जैसे संक्रामक बीमारियां जो होती है, संक्रामक बीमारियां मतलब जो एक दूसरे से फैलती है, उनके उन्मूलन, जैसे पोलियो या चेचक हो गया, जिससे पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। आज पूरी दुनिया में इसके उपचार किए जाते हैं बिना भेदभाव के। इसका प्रभाव किसी एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। इसका लाभ पूरी दुनिया बिना स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के उपयोग कर सकती है, लाभ उठा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 6, चीन में कृषि के निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? चीन में कृषि के, जब कृषि को प्राइवेट कर दिया गया चीन के अंदर, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए हमारा कहता है ग्रामीण उद्योगों की गति धीमी पड़ गई। ऑप्शन बी हमारा कहता है व्यक्तिगत बचत में कमी आने लगी। ऑप्शन सी हमारा कहता है ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन डी हमारा कहता है विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं प्रश्न नंबर 6 के लिए। आपको इसमें से जो सी है उसका उत्तर सही है, मतलब कि आपको सी जो उत्तर है इसका, ग्रामीण आय में, मतलब जो गांव के लोग थे उनके इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो है वो सी होगा कि ग्रामीण आय में उल्लेखनीय, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। ये कहता है 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना, जिसे IPKF कहा गया, उसे श्रीलंका में क्यों भेजा था? याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, VVI रहेगा। 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना IPKF को श्रीलंका में क्यों भेजा था? तो इसका आंसर होगा 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो IPKF का फुल फॉर्म भी है, इसको श्रीलंका में भेजा, जिसका मुख्य कारण ये था कि श्रीलंका में जो उस समय तमिल विद्रोही और श्रीलंका के सरकार के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो गृह युद्ध का रूप ले रखा था, उसको समाप्त करने के लिए भारत की तरफ से शांति स्थापित करने के लिए इसे एक शांति सेना और दूत के रूप में श्रीलंका में 1987 में भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8वां, मानवाधिकारों के अंतर्गत किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण दीजिए। मानवाधिकारों के अंतर्गत के किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों के उदाहरण दीजिए। तो इसके उत्तर होंगे आपके, मानवाधिकारों के अंतर्गत राजनीतिक अधिकारों का उद्देश्य, मानवाधिकारों के अंतर्गत राजनीतिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों और सरकार समाज में भागीदारी का अवसर देना है। मतलब जो सरकार है, जो समाज है, उसमें आम नागरिकों को हस्तक्षेप करने का मौका मिलना चाहिए। इन अधिकारों के कुछ प्रमुख उदाहरण में है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति को अपना इच्छा जाहिर करने का, राय जाहिर करने का स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। वही दूसरे नंबर पे है मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। एज के बाद 18 ईयर के बाद वो व्यक्ति मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाता है, इसमें कोई भी ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कोई बातें नहीं होती, जिससे वो चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, चाहे वो MP हो या फिर वो विधायक हो, उन्हें चुनने के लिए इनके पास ये अधिकार आ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है कौन से देश को तीसरी दुनिया कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तीसरी दुनिया अर्थात थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग शीत युद्ध के समय में उन देशों के लिए किया जाता था जो ना तो नाटो के साथ थे और ना ही वर्सा पैक्ट के साथ थे, मतलब दोनों भी गठबंधन में वो किसी के साथ नहीं थे। आमतौर पर तीसरी दुनिया के देशों में अधिकतर विकसित नहीं, और मतलब कि विकसित हो रहे डेवलपिंग कंट्री थे, जो पूर्ण रूप से विकासशील नहीं कह सकते हैं। ये देश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित थे। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, अल्जीरिया, घाना,
कोलंबिया। इनको तीसरी दुनिया कहा जाता था क्योंकि ये ना तो नाटो में ऐड थे, मतलब ना नाटो के साथ जुड़े हुए थे और ना ही वर्सा पैक्ट के साथ जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल गुट निरपेक्ष थे, मतलब किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े थे। इन्हीं कारणों से इन्हें तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10 हमारा कहता है, वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें पहला कथन है, इससे देशों के बीच में शत्रुता में कमी आई। ऑप्शन बी कहता है, इससे संयुक्त राष्ट्र का महत्व कम हुआ था। ऑप्शन सी कहता है, इससे उपभोक्ता के लिए चयन के विकल्प बढ़े हैं। ऑप्शन डी कहता है, इससे घातक बीमारियों के प्रसार में कमी आई है। तो देखिए 10वां प्रश्न ध्यान से समझिए कि वैश्वीकरण से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो आपको इसके उत्तर में बताना है, इससे उपभोक्ता के लिए चयन के विकल्प खुले। अब उपभोक्ता जो है, जो कस्टमर हैं, वो अपने हिसाब से चुन के चीज़ों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 हमारा कहता है, विभाजन के समय भारत को किस देसी रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? इम्पोर्टेंट है और मैंने इसे वन शॉट वीडियो में भी बताया है, इसको चैप्टर में भी समझाया है, जब मैं नोट्स पढ़ा रहा था तब भी बताया है कि विभाजन के समय अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस देसी रियासत के शासक को निजाम कहा जाता था, तो आप बताएंगे विभाजन के समय भारत के हैदराबाद जो जगह है भारत का, वहाँ के शासक को ही निजाम के नाम से जाना जाता था। जो हैदराबाद के शासक हुआ करते थे उनको निजाम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जिसमें कहता है, स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने को तैयार क्यों नहीं थे? जबकि कांग्रेस द्वारा यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। उनके लैंग्वेज के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करना, अलग अलग राज्यों का निर्माण करना, तो इसमें कांग्रेस ने यह निर्णय तो पहले ही ले लिया था। लेकिन हमारे जो नेता सब थे वो भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग नहीं करना चाहते थे, पुनर्गठित करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कारण के अगर बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे, इससे पहला पॉइंट जो देखिए, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता का भय था कि अगर लोग अपने अपने भाषा के हिसाब से बट जाएं तो देश के टूटने की संभावना हो जाती है। जातीय और सांस्कृतिक विविधता बढ़ जाएगी। विपक्षी प्रतिक्रिया हो रही थी, विभाजन का दर्द उस समय चल रहा था। देश के टूटने के बाद ऐसे ही देश बहुत कमज़ोर था, व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो रही थी। देखिए आज भी यह बात तो सत्य है कि अगर एक नॉर्थ इंडियन व्यक्ति अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश का व्यक्ति अगर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में चला जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो मर्यादा मतलब अलग अलग हो जाती है। लोग कहीं ना कहीं इन्हें ऊपर नीचे की दृष्टि से देखते हैं। तो इसी बात का डर उस समय के नेताओं को था, इसलिए वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहते थे। अगला प्रश्न नंबर 13 हमारा कहता है, एक उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता के लिए प्रयास किया। मतलब आपको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है जिससे यह पता चले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई देशों के एकता का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो कई सारे किए हैं, लेकिन आपको अगर एक ही उदाहरण देना है तो आप प्रमुख उदाहरण बांदीर कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं। बांदीर सम्मेलन हुआ क्यों था और क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यह सम्मेलन एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक ऐतिहासिक आयोजन था जो बांदीर इंडोनेशिया में हुआ था। इसमें 29 देशों ने भाग लिया था। उस समय 1955 के समय में 29 कंट्रीज ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसका उद्देश्य यह था कि एशिया और अफ्रीकी देशों के बीच में सहयोग बढ़े, एकता को बढ़ावा मिले
और यह सम्मेलन शीत युद्ध के दौरान हुआ था। तो उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हुआ था। आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के शासन के बाद ही यह हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 हमारा कहता है, अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि के मुख्य उद्देश्य को उजागर कीजिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी हमारा महत्वपूर्ण है। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच एक शांति मित्रता हुआ था, जो 20 वर्षीय संधि है, जिसे हम इंडिया सोवियत यूनियन ट्रेटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस 20 वर्षीय संधि का, कि दोनों देश एक दूसरे के सुरक्षा और रक्षा में सहयोग करेगा। दूसरा है विरोधी देशों के खिलाफ समर्थन करेगा एक दूसरे का। तीसरा है शांति और सहयोग में प्रोत्साहन देगा। चौथा है भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को मजबूती प्रदान करना। और इसके बाद भारत के विदेश नीति में एक मोड़। तो इसका कई बार आपने रिजल्ट भी देखा होगा कि कई बार सोवियत संघ रूस ने भारत की मदद भी की है। कई ऐसे समय में भारत की मदद की है जब भारत अपने दुश्मन देश से घिरा हुआ था। उस समय रूस ने भारत की मदद करके अपने इस संधि का उद्देश्य साबित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 हमारा कहता है, फरवरी 1967 में जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का आम चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें कांग्रेस पार्टी को गहरा धक्का पहुंचाया। राजनीतिक भूकंप कहा गया उसको, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई थी, उसे उस समय के पॉलिटिक्स के ज्ञाताओं ने राजनीति भूकंप का नाम दिया। इस धक्के के लिए प्रमुख कारक का विश्लेषण कीजिए कि क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण कांग्रेस को इस प्रकार से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, हालांकि ये सब जो प्रश्न है वो तो 5 से 6 नंबर में पूछे जाने चाहिए थे। फिर भी यहाँ पे अगर आपके प्रश्न में 1 नंबर में पूछा गया है तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको लिखना है आंतरिक असंतोष और पार्टी में विघटन। कांग्रेस पार्टी के भीतर न कई आंतरिक संघर्ष और असंतोष पनपने लगे थे। लोगों को गद्दी का लालच होने लगा था, लोगों को नेता बनने का लालच होने लगा था। पार्टी के भीतर ही, कांग्रेस पार्टी के भीतर ही नेताओं के बीच में नेहरू गांधी परिवार की प्रधानता को लेकर मतभेद उभरने लगा। लोग ये कहने लगे कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलके परिवारवाद चला रहे हैं, उनका बेटा ही नेता बनेगा, उनकी बेटी ही प्रधानमंत्री बनेगी। ये तो एक प्रकार का परिवारवाद हो गया। इस चीज को लेके कई सारे नेताओं को मतभेद हो गया। कई पुराने नेता जो थे वो महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनकी वैल्यू नहीं है पार्टी में। इससे पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ गया और जिसका असर चुनाव पर देखने को मिला। स्थानीय नेता सब जो थे वो विरोध में उतर गए, अपनी खुद की पार्टियां बनाने लगे, स्थानीय पार्टियों का निर्माण करने लगे और इस प्रकार से कांग्रेस को यहाँ पर बुरी तरीकों से हार का सामना करना पड़ा, जिसे इस समय के राजनीति में भूकंप की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 हमारा कहता है, 1975 में लागू आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कई प्रकार की ज्यादतियां हुई। सरकार ने जनता के साथ कई प्रकार के गलत कामों को किया। इस कथन की पुष्टि हेतु इस प्रकार की जातियों के आपको 2 उदाहरण बताने हैं। देखिए 16वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1975 में आपको पता है इमरजेंसी लगाई गई थी और इसके दौरान भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों को निलंबित किया गया। जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो मौलिक अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। तब भारत में जातियां
और प्रतिबंध लागू किए गए, उनके ऊपर कई प्रकार के दिक्कतें लागू की गई। इस दौरान जो प्रमुख जातियां थी उसमें मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, उनके विचारों को दबाया गया, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी, अपने बातों को रखने की आज़ादी थी, उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, एक उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात सेंसरशिप लगाया गया और लोगों के विचारों को दबाने का कोशिश किया गया। इसके अलावा जातियां में आप ये भी लिख सकते हैं कि जबरन लोगों का नसबंदी और नलिकाबंदी करवाया गया। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न है और आपको पता है कि शुरुआत में ही बताया गया है कि आपको 20-30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आप इसे ज़्यादा लिखो भी मत। अगला प्रश्न नंबर 17 हमारा कहता है निम्नलिखित कथन को सही करके आपको दोबारा लिखना है। ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि आपको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं ना वो गलत दिए जाते हैं। यदि आपको डिटेल्स पता है, आपने चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो आपको उस मुद्दे के बारे में पता होता है। तो इससे ये लोग ये भी चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना जानकारी हासिल किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नक्सलवादी आंदोलन के समर्थकों द्वारा निर्धन अर्थात गरीब और भूमिहीन मतलब जिनके पास जमीन नहीं था उनसे भूमि छीनकर, मतलब जो गरीब थे, जो निर्धन थे, जो भूमिहीन थे, उनसे जमीन को छीनकर धनी अर्थात रिच और बड़े बड़े जमींदारों को भूमि देने के लिए बल का प्रयोग किया गया था। अब इसको आपको सही करके क्या लिखना है कि नक्सलवादी आंदोलन के समर्थकों द्वारा निर्धन अर्थात गरीब और जिनके पास जमीन नहीं था उनको भूमि देने के लिए जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे, उनसे जमीन छीनने के लिए बल का प्रयोग किया गया। अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन है इसका जस्ट अपोजिट इसका उत्तर होगा। गरीबों से गरीबों से नहीं छीना गया था और भूमिहीन से नहीं छीना गया था, मतलब कि अमीर व्यक्ति और जमींदारों से जमीन छीनकर गरीब व्यक्ति और भूमिहीन व्यक्तियों को दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई बार बच्चे प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं और सत्य नहीं है या सत्य है जैसे चीज़ों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं नीचे वाले ऑप्शन में जो तारी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, यह आंदोलन तारी पीने शराबखोरी के विरुद्ध था, तो सत्य नहीं हमें बताना है, लेकिन ये तो सत्य है। दूसरा है यह आंदोलन घरेलू हिंसा के विरोध में था, ये भी सत्य है क्योंकि लोग दारू पी लेते थे, तारी पी लेते थे और महिलाओं पर जाकर अत्याचार करते थे, मारते थे, और इसी को तो हम घरेलू हिंसा कहते हैं। ऑप्शन सी कहता है यह आंदोलन भूमिहीन निर्धन किसानों के लिए न्याय पाने के लिए था। देखिए ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, मतलब ये जो है ये और पॉइंट से बिल्कुल अलग है क्योंकि कहाँ किसानों का आंदोलन और कहाँ तारी आंदोलन, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। ऑप्शन सी ही इसका सही होगा कि यह आंदोलन भूमिहीन निर्धन किसानों के न्याय पाने के लिए था, मतलब तो ये असत्य है। यही ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर भी होगा। अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है रिक्त स्थानों को भरिए ताकि निम्नलिखित वाक्य सही तथा अर्थपूर्ण बन जाए। आपके जो यहाँ पे सेंटेंसेज हैं इसमें अंदर में आपको वो पॉइंट्स भर के और इसको एक सटीक लाइन बनाना है। तो 1989 में लोकसभा चुनावों में डैश पार्टी की पराजय का मुंह देखना पड़ा। कौन सी पार्टी हार गई थी? इसके साथ ही भारत में डैश सरकार का युग शुरू हुआ। तो आपको पता है कि 1989 में कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ा था। 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई भयंकर तरीके से, और यहीं से शुरू हुआ गठबंधन की सरकार। मतलब पहले तो आप लिखोगे कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और दूसरे में लिखोगे भारत में गठबंधन सरकार का युग शुरू हुआ, मतलब दो अलग अलग पार्टी मिलकर अपने सरकार का निर्माण करती थी, या दो से अधिक पार्टियां भी हो सकती थी। कई बार ऐसा हमारे भारत के डेमोक्रेटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टी में देखा गया है कि कई प्रकार के स्थानीय मतलब राज्य के जो नेता थे उन्होंने जीत हासिल की और कई सारे राज्यों के नेता ने मिलके कैबिनेट में सरकार बना दिया, केंद्र में सरकार बना दिया। तो ये कई बार देखा गया है। तो 19 नंबर प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 20 1971 के लोकसभा चुनावों के पश्चात
1971 में जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिएगा लोकसभा का चुनाव का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के चुनाव, और सांसद का चुनाव देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है, विधायक का चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव मतलब सांसदों का चुनाव, इसे निम्न स्तरीय कहते हैं, और राज्य के जो विधायक होते हैं उसे उच्च स्तरीय कहते हैं। तो 1971 के जो लोकसभा चुनाव के पश्चात बाद में किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया था? जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण इनके मतलब कि आप कह सकते हो लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में वृद्धि करवा दिया? तो इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। 1971 के लोकसभा चुनाव के पश्चात भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के साथ जाति कर रहा था, तो भारत ने सपोर्ट करके पाकिस्तान से लड़ के बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया, आज़ाद देश बनाया। अवामी लीग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का प्रधान बनाया, और इसी कारण से पूरे विश्व में जब ये देश हमने पाकिस्तान से युद्ध जीता और एक देश को मदद किया, तो इंदिरा गांधी के उस समय की पॉपुलैरिटी में वृद्धि हो गई और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिला। अगला प्रश्न नंबर 21 हमारा कहता है, शॉक थेरेपी को कष्टप्रद संक्रमण प्रक्रिया क्यों माना जाता है? देखिए, शॉक थेरेपी जो था एक कष्टप्रद मतलब कि कठिनाई पूर्वक क्यों माना जाता है, इसके दो आपको कारणों को उजागर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे VVI कहता हूं क्योंकि शॉक थेरेपी कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए, शॉक थेरेपी जो है इसको कष्टप्रद संक्रमण प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तुरंत में चीजें बदल जाती है। अब मान लो आपको आदत है दिन में सोने का, अब आपको हम बोलेंगे कि रात में सो, आपको आदत है रात में सोने का, अब आप हमको बोलेंगे कि दिन में सो, तो ये क्या होगा कि तुरंत चीज़ें बदलने से ना आपके प्रभाव पे, आपके मानसिक संतुलन पे इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए इसे कष्टदायक कहा जाता था कि इसमें तत्कालीन और बहुत तेज़ी से सामाजिक बदलाव होने लगता था। समाज में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदलने लगती थी, जो आम जनता के लिए काफ़ी कठिन और कष्टप्रद होता है। अब जिसे हमें हैबिट बन जाता है किसी चीज़ को करने को, अब उसे बदल दिया, फिर 2 दिन के बाद कुछ और बदल दिया, फिर 2 दिन के बाद कुछ और बदल दिया, और बहुत तेज़ी में बदल दिया, तो इससे लोगों के सामाजिक संतुलन पर इसका असर देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं आर्थिक अस्थिरता और मंदी। शॉक थेरेपी के तहत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो था उसको लागू करने के लिए अचानक से तीव्र आर्थिक सुधारों की आवश्यकता होती है। जैसे मूल्य में वृद्धि कर दो, अब हम प्रतिदिन दूध लाने जाते हैं, 67 रुपीज़ पर लीटर हमें दूध मिलता है, 70 हो गया, 2 दिन के बाद 75 हो गया, फिर 80 हो गया, तो दिमाग ही पागल हो जाएगा, ये हो क्या रहा है? ऐसा ही हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को निजीकरण कर दिया, जो सरकारी प्रॉपर्टी था उसको प्राइवेट बेच दिया, पार्क को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, देश को बेच दिया। तो अब ऐसे में क्या होता है, संतुलन में असर पड़ता है, और जो सब्सिडी मिलता था सरकार से, बिजली में सब्सिडी, पानी में सब्सिडी, सबको खत्म कर दिया। तो लोग ऐसे में अपना बजट उनका खराब हो जाता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये कमाता है तो उसे पता होता है कि उसे पैसे कैसे कैसे खर्च करने हैं। 2,000 रुपये कहाँ, 1,000 रुपये कहाँ, 500 रुपये कहाँ। अब अचानक से उसको पता चले कि जहाँ 2,000 खर्चा हो रहा था वहाँ 5,000 मांग रहा है, तो उसका बजट तो बिल्कुल ही उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक अस्थिरता और मंदी। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। शॉक थेरेपी से न केवल आर्थिक संघर्ष उत्पन्न होता है बल्कि ये समाज में और राजनीति में भी आर्थिक असहमति का कारण बन जाता है। लोगों को मन में डाउट होने लगता है कि सरकार मेरा पागल तो नहीं हो गया है, सरकार दिवालिया तो नहीं हो गया है। जब सरकारों को सामाजिक कल्याण योजना में कटौती करनी पड़ती है तो समाज के अलग अलग हितों में टकराव होने लगता है। मान लो आज गरीबों को राशन मिलता है, दिल्ली में चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, कुछ समय के बाद अचानक से पता चले कि ये सब बंद हो गया, सरकार ने उनके हितों में होने वाले कामों को रोक दिया है, तो असर तो पड़ेगा, टकराव होने लगेगा, एक दूसरे से लोग लड़ने लगेंगे, सरकार के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 हमारा कहता है स्तंभ ए में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों को स्तंभ बी में दिए गए तथ्यों के साथ मिलान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये 4 ऑप्शन आपको अगर मिलते हैं तो इससे 1 नंबर के प्रश्न आपको अलग अलग बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। स्तंभ ए में हमारे पास ए ऑप्शन कहता है
मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले जो स्वैच्छिक संस्था है उसे हम एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं। ए का ऑप्शन 2 होगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न हमारा है वो कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लिखना है, मतलब दूसरे का तीसरा होगा। हालांकि उत्तर भी नीचे दिया गया है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। और ऑप्शन सी जो है वो कहता है वह संगठन जो द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा, वो कौन सा संगठन था? ये चौथा संगठन था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो था उसे विश्व शांति के लिए ही बनाया गया था, शांति बहाल करने के लिए ही बनाया गया था। इसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसलिए कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्णतः असफल रहा था। अगला पॉइंट हमारा डी कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग के बारे में बताना है जिसमें केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के बारे में आपको पता है, जिसमें वीटो पावर भी आता है, और वीटो पावर में मुख्य रूप से 5 सदस्य ही हैं जो अस्थायी हैं, बाकी के जितने भी सदस्य हैं वो अस्थायी हैं। तो डी का जो है वो ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न नंबर 23 हमारा कहता है 1967 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा किए गए किन्हीं 2 सुधारों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये प्रश्न नहीं भी आता है तो याद रखिएगा, मैं तो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उसमें इंदिरा गांधी का यह पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको आगे के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना ही है। बहुत सारे पॉइंट आपके 12th क्लास के हैं, वैश्वीकरण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के बारे में है, हमारे बजट कब से शुरू हुआ, हमारा जनगणना कब से शुरू हुआ, ये सब पॉइंटों को आपको याद रखना है। क्योंकि कॉलेज के बच्चे, मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ जब मैंने कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो अभी तक मैं काफ़ी 1 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे रिस्पांस कॉलेज के बच्चों से मिला है ना, वो मुझे बहुत ही खुशी प्रदान करता है। मतलब बनाते ही वीडियो जो है वो यूट्यूब पे लगभग 18 हज़ार 20 हज़ार व्यू को पाना शुरू हो गया, और काफ़ी सारे कमेंट भी आए। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है कहीं मैं बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए तो नहीं बनाऊँ। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे 12th वगैरह कंप्लीट होता है तो मैं आगे कॉलेज के बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके अलावा फिर मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए भी पढ़ाऊंगा, फिर पीएचडी के बच्चों को भी। धीरे धीरे मैं ऐसे ही ग्रोथ करके इनको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिस्पांस पे ही सब कुछ निर्भर करता है। मुझे लगा नहीं कि हाँ, ग्रेजुएशन के बच्चों को मैंने पढ़ाया और उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे कमेंट्स मिले, अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे व्यूज़ मिले, तो ये एक थोड़ा सा ना अच्छा फील देता है। तो चलिए अभी इन सब बातों को छोड़ते हैं, अभी फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि 1967 के बाद, 1967 के बाद जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो 2 अच्छे काम किए हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के ज़्यादा बुरे ही काम हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इस पर टिप्पणी मत कीजिएगा। कई बार बच्चे कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर बड़े कमेंट अजीब से आने लगते हैं। जैसे एक टॉपिक है आतंकवाद के लिए, उस पर इतने सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले बच्चों ने कमेंट कर दिया कि सर आप तो हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कमेंट में भी ये समझाया था कि मैं आपके धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो दुनिया पढ़ रही है, जो दुनिया को जानना चाहिए। तो आप इसे एज अ मतलब कि आप अपने धर्म के ऊपर चीज़ों को मत लिया कीजिए। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए 2 सुधारों के बारे में। तो देखिए 1967 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा जो 2 सुधार किए गए, जो सबसे अच्छे सुधार हैं, वो पहला है बैंक का राष्ट्रीयकरण, जो 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी ने 1970 में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका उद्देश्य यही था कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में अधिक से अधिक जनहित में लाना, गरीबों का मदद होना, किसानों का मदद होना, छोटे छोटे व्यापारियों का मदद होना, जो लोग वंचित हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग निचली जाति के हैं, उनको भी इससे लाभ प्राप्त होना, उनको ऋण प्राप्त होना। ये सारी चीज़ें जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तभी हो पाएगा। इससे बैंकिंग सेवाएं आम लोग तक पहुंच सकी। आम लोग भी बैंकों में अकाउंट खुलवाना शुरू किए, पैसा रखना शुरू किए, और यह आर्थिक विकास में सहायक साबित हुआ। इस कदम ने बड़े निजी बैंकों के बजाय सरकारी बैंकों को बढ़ावा मिला, और इससे आर्थिक जो
परेशानियां थी उसमें सुधार मिला और राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता में भी वृद्धि हुई। तो पहला पॉइंट तो आपको अच्छे कामों में 1967 के बाद जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है उसमें 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण आपको याद रखना है। दूसरा है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार आपने पढ़ा है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। हरित क्रांति के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने कृषि सुधार के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, नए नए टेक्नोलॉजियों का उपयोग किया, जिससे उच्च उपज वाले किस्मों का बीज को लाया गया, सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया गया, केमिकल वाले खादों का उपयोग शामिल था इसमें। हालांकि ये चीज़ें सही नहीं थी, केमिकल वाले खाद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का पेट भरना भी तो जरूरी था। इसलिए हरित क्रांति भी 1967 के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में से गिना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ी, भोजन का आपूर्ति बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संकट से उबरने में सहायक रहा और कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के बदलाव देखे जाने लगे। जहां पहले कम उपज होता था वहां पे अधिक उपज होने लगा। अब हम खंड गौ की बात करेंगे। खंड गौ में सबसे पहला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 24 है वो कहता है क्षेत्रीय विकास के एक हथियार के रूप में आसियान शैली के किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करना। क्षेत्रीय विकास के बारे में आपको पता है कि आसियान का क्या है। आसियान जो एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो अपने से जुड़े हुए देशों के आर्थिक गति के लिए, प्रगति के लिए कई सारी योजनाओं को लाता रहता है, कई सारे अलग अलग देशों के अंदर मुक्त व्यापार की संरचनाओं को बनाता रहता है, आपसी झगड़ों को बैठ के समझौते के रूप में कायम करवाता है। तो इसके उत्तर में अब यहाँ से तो पहले ये समझ लीजिए खंड गौ जो है ये 4 नंबर के लिए है, तो 4 नंबर के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो आसियान या आसियान देशों का जो संघ है उसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये अपने आप में व्यापार करके एक दूसरे देशों का काफ़ी सहयोग करके चाहते हैं कि उनके आर्थिक स्थिति का मतलब उत्थान हो। इसका गठन 1967 में हुआ था और इनके सदस्य देशों ने आपसी सहयोग एवं शक्ति के रूप में देखा। इन लोगों ने अपने आप को एक ऐसे संगठन के रूप में जोड़ा है ताकि वो अपने क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सके। आसियान शैली का उपयोग क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष रूप से 2 प्रमुख शक्तियों को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 शक्तियों के बारे में पूछ रहा है, तभी जाके आपको 4 नंबर प्राप्त होगा। 2 नंबर तो आपको आसियान के बारे में बताने के लिए और 2 नंबर इनके किन्हीं 2 शक्तियों के वर्णन करने के लिए। तो सबसे पहली शक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फ्री ट्रेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आसियान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। आसियान देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आसियान से जुड़े हुए जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे FTAS कहते हैं, इसको लागू कर रखा है। आसियान से जितने भी देश जुड़े हुए वो सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करते हैं, मतलब ज़्यादा टैक्स वैक्स दिस डैट बंदिशें पाबंदियाँ नहीं है उनके ऊपर। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के बीच टैक्स और व्यापार प्रतिबंधों को हटाया गया, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि टैक्स नहीं लगता, प्रतिबंध नहीं है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां में काफ़ी विकास हुआ है। विशेष रूप से आसियान फ्री ट्रेड एरिया जिसे आफ्टा भी कहते हैं, AFTA इम्पोर्टेंट है, इसका गठन किया गया है जिससे व्यापार में आसानी और आर्थिक एकता को बढ़ावा मिला है। यह सभी देशों सदस्य देश जो मतलब आसियान के सदस्य देश हैं उनको आपस में बेहतर बिजनेस के लिए रिलेशन बना के देता है, व्यापारिक संबंध बनाता है और आर्थिक विकास में मदद करने का एक मजबूत तरीका है। आपको पता है जब अलग अलग देश एक साथ एक गठन में, एक संगठन में, एक संस्था में जुड़ते हैं, उसके बाद जब वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे और टैक्स नहीं लगेगा, कोई पाबंदियाँ नहीं होगी, तो वो सभी देश जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हैं, उनके यहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है। शक्ति के अगर बारे में बात करें तो संगठनात्मक सहयोग है, जिसमें आपको आसियान के बारे में एक अहम मुद्दे के बारे में जानना है कि आसियान ने क्षेत्रीय मुद्दे पर सहयोग के लिए
एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया। क्षेत्रीय कहने का मतलब है लोकल पॉइंटों को भी इन्होंने काफ़ी गौर से देखा है। इसके अंतर्गत राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर सामूहिक संवाद और समझौते किए हैं। सभी को एक साथ बैठा के बातचीत करके जो संघर्ष होता है उसको कम किया है। शांति बनाए रखने में ये इनकी सहायता करता है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं होती, क्योंकि अब मान लो कि आसियान के अंदर भी देश है तो वो उनकी भी तो बॉर्डर लगती है ना। जैसे हमारा और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगते हैं, ऐसे आसियान के देशों में भी आपसी बॉर्डर लगते हैं और उनके पीछे भी लड़ाइयाँ झगड़ा होती रहती है। लेकिन आसियान क्या करता है, इनके बीच में समझौता करा के शांति बना के रखता है। उदाहरण के तौर पे आसियान ने आसियान रीजनल फोरम, जिसे ARF कहते हैं, इसकी स्थापना की, जो सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग पर केंद्रित था। यह क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था और विवादों को सुलझाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे समुद्री सुरक्षा हो गया, आतंकी गतिविधियां हो गया, क्लाइमेट परिवर्तन हो गया जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इन जैसे मुद्दों पर ये जो आसियान रीजनल फोरम है, जिसे हम ARF कहते हैं, ये सही तरीके से काम करता है। अब इस नंबर क्वेश्चन में हमारे पास अथवा में भी क्वेश्चन है कि आपसी सहयोग और विकास के संगठन के रूप में यूरोपीय संघ के किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे हमें यूरोपियन संघ के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है और ये अथवा में है। या तो आप आसियान के बारे में बता दो, या फिर उनके दो शक्ति के बारे में वर्णन करके बता दो, या फिर आप यूरोपियन संघ के बारे में बताओ और उनके दो शक्तियों के बारे में बताओ। यूरोपियन संघ के बारे में बताओगे तो 2 नंबर आपका कन्फर्म है, और इनकी दो शक्तियों का वर्णन करते हैं तो 2 नंबर, और मतलब टोटल आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अथवा को एक बार देख लेते हैं। यूरोपियन संघ मतलब यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन तो है ही। ये अपने सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये सब आपने बुक में ऑलरेडी नोट्स में 1 शॉर्ट वीडियो में पढ़ रखा है। इसके तहत यूरोप के देशों में संगठनात्मक शक्तियों को साझा किया है, जिसमें यूरोप में स्थिरता और सामूहिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है। इसकी 2 प्रमुख शक्ति जो है वो पहला है आर्थिक सहयोग और एकल बाजार, जिसे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिंगल मार्केट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? आर्थिक सहयोग और एकल बाजार जो यूरोपियन संघ का सबसे शक्तिशाली घटक है या संगठन है कह सकते हैं, ये करता क्या है? तो ये करता है, यूरोपियन संघ ने एकल बाजार की अवधारणा को अपनाया, जिसके तहत जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित हो सके। यूरोपियन संघ के अंदर जितने भी देश जुड़े हुए हैं उन सभी देशों में एक देश से दूसरे देश में वस्तु मतलब गुड्स बेचा जा सके, सेवाएं हो सके, पूंजी का निवेश मतलब कोई भी एक देश दूसरे देश में जाके अपनी कंपनियां फैक्ट्रियां खोल सके, लोग जाके वहां पे काम कर सकें, स्वतंत्र आने जाने की आवाजाही हो। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यह एकल बाजार प्रणाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा देता है। उसके जितने भी आपस में ग्रुप देश जुड़े हुए हैं वो देश एक दूसरे के साथ व्यापार में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, जिससे इनका आर्थिक विकास होता है। इसके तहत कस्टम शुल्क मतलब एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर पे जो शुल्क टैक्स लगता है उसे हम कस्टम शुल्क कहते हैं। वाणिज्यिक बाधाएं भी हटा दी जाती है। वाणिज्यिक बाधा का मतलब हुआ कि व्यापार से जुड़े हुए जितने भी प्रतिबंध होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है, जिससे यूरोपीय देशों के बीच व्यापार आसान और अधिक लाभकारी बन जाता है। इसी साथ आपने बुक में भी पढ़ा है कि यूरोपीय संघ ने एक साझा मुद्रा यूरो को भी बनाया है और यूरो का भी उपयोग करता है, जिससे वित्तीय लेन देन को सरल और विश्वसनीय बनाया जा सके। मतलब यह एक ऐसा संघ है, एक ऐसा ग्रुप है। जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इसका अपना संविधान है, हालांकि वो फेल हो गया, अपनी सेना है, अपना नियम है, अपना विदेश नीति है, अपना मुद्रा है, अपना तिरंगा है। मतलब कि तिरंगा कहने का मतलब है अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये सारी चीज़ें यूरोपियन संघ के पास है। तो हम इसके दूसरे शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राजनीतिक और सामाजिक सहयोग, पॉलिटिकल एंड सोशल कोऑपरेशन। देखिए, यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया है और इसके विभिन्न उपाय भी किए। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी को, मानवाधिकार के कानून का शासन को सुनिश्चित किया है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, जनता के पास पावर होना चाहिए अपने ऊपर रूल कर रहे लोगों को चयन करने की। साथ ही साथ मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, इसलिए मानवाधिकार का भी ख्याल रखा है।
इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं जैसी समस्याओं पर सामूहिक दृष्टिकोण भी अपनाया है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर किसी देश के साथ अगर आंतरिक सुरक्षा मतलब कि गृह युद्ध जैसी कोई खतरा हो, आतंकवाद से जुड़ी समस्या हो, प्रकृति आपदा हो, तो उससे भी निपटा जा सके। यूरोपीय संघ ने कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसे CFSP कहते हैं, इसके तहत राजनीतिक सहमति और सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा सामाजिक विकास में भी यूरोपीय संघ ने सक्रियता दिखाई है, जैसे कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और सामाजिक कल्याण को लेके अपने सदस्य देशों के बीच में कई प्रकार की योजनाओं को लागू करवाया है और उससे इन देशों के बीच की जो नज़दीकियां हैं वो भी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 25 हमारा कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात मतलब जब भारत आज़ाद हो गया, इसके बाद जब 3 आम चुनाव हुए, आपको पता है कि 5-5 साल पे हमारे भारत देश में चुनाव होता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो या फिर ये राज्यसभा के लिए हो, उच्च सदन या निम्न सदन जो भी हो, उनकी तो जो चुनाव होते हैं वो 5-5 साल पे ही होते हैं, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम 3 आम चुनाव मतलब 1, 2, 3 नंबर तक जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी का मतलब बहुत ज़्यादा मतों से वो जीतता रहा, उसके प्रतिनिधि जीतते रहे, उसका सरकार बनता रहा। तो इसके 2 कारणों को आपको बताना है कि क्या ऐसे 2 कारण थे जिसके कारण जो कांग्रेस था वो बहुत ज़्यादा सत्ता में बना रहा। तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना है कि स्वतंत्रता के पश्चात आम 3 चुनावों में 1952, 1957 और 1962 जो आम 3 चुनाव हुए, जैसे 1952 के 5 साल बाद 1957 में चुनाव हुआ, 1957 के 5 साल के बाद 1962 में चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व जो है वो भारतीय राजनीति में बहुत गहरा रहा। इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो पहला कारण तो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एकता और स्थिरता। जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को अपने अंदर रखा तो कांग्रेस में फूट नहीं हुआ था। आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से टॉपिक आता है कि अगर कांग्रेस टूटा है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, जब अलग अलग नेताओं को प्रधानमंत्री बनाया गया या फिर उनकी पुत्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब जाके कांग्रेस टूटा है। लेकिन जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस में, तब तक कांग्रेस बिल्कुल स्थिर था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश में एकता और स्थिरता बनाए रखने में प्रभावी रणनीति अपनाई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद लोग एक सशक्त और स्थिर सरकार चाहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठा ने कांग्रेस को व्यापक समर्थन दिलाया। भारत के सभी लोगों को पता था कि हमें आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 3 लोगों का मुख्य रूप से नाम याद रखो, बहुत लोगों ने फांसी चढ़ी है इसके चक्कर में। लेकिन उस समय सरकार चलाने में ये लोग तीनों जो थे, चारों पांचों नेता जो थे, उनका अहम योगदान था। इसलिए लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऊपर भरोसा करके इस पार्टी को वोट देते थे। इस कारण से भी 3 बार इनकी जो पार्टी है वो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीतती रही। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में एकजुट और मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न जाति धर्म के लोग क्षेत्रीय विविधताओं के बीच में सामंजस्य बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके कारण कांग्रेस को अधिकतर राज्यों में बहुमत मिला और पार्टी ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। अब देखिए क्या हुआ, कांग्रेस जो था वो भारत सिर्फ एक जाति के ऊपर तो देश नहीं चलता है, इसके अंदर अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग विविधताओं वाला लोग हैं, अलग अलग भाषा वाले लोग हैं। इन सभी के बीच में बैलेंस बना के चलता था, सबको ध्यान में रखता था। इस कारण से सभी लोग कांग्रेस को पसंद करते थे। तो ये 2 कारण तो हैं। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक सुधार की नीति। अब देखिए कांग्रेस ने समाजवादी नीतियों के तहत कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों के तहत भूमि सुधार, औद्योगिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए, साथ ही गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों के लिए नीतियां बनाई, नई नई नौकरियां लाने की बात कही, लोगों के गरीबी को दूर करने की बात कही, नई नई फैक्ट्रियां लगवाया। क्योंकि आपको पता है भारत आज़ाद होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि अगर हम अपने भारत को बहुत ज़्यादा विकसित करना है तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, उद्योग लगानी पड़ेगी। इस कारण से भी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भरोसा करते थे और कांग्रेस को वोट देते थे। इन सुधारों ने
भारतीय जनमानस में कांग्रेस के प्रति विश्वास को मजबूत किया। आम लोगों को क्या चाहिए? भरोसा ही तो चाहिए, और इसी भरोसे के कारण उन लोगों के द्वारा कांग्रेस को सपोर्ट किया जाता था। कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में सामाजिक न्याय को समुचित ध्यान रखा जाए, जिससे पार्टी को जनप्रिय बना दिया। मतलब समानता होनी चाहिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अगर दबे कुचले वर्ग के लोग हैं तो उनको भी संविधान के माध्यम से समान अधिकार प्राप्त हो, मत देने का अधिकार प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस को लोकप्रिय बनाता चला गया और जनप्रिय कर दिया। जनप्रिय मतलब जनता के प्रिय के रूप में बना दिया। और यही सब मुख्य कारण है कि 3 बार लगातार, कब कब मैंने ऊपर आपको बताया है, 1952 में, 1957 में और 1962 में लगातार कांग्रेस पार्टी की भारत देश में जीत होती रही। अगला प्रश्न नंबर 26 हमारा कहता है, भारत की विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपको 4 नंबर तब मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको भारत के विदेश नीति के बारे में बताना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें योगदान बताना है और फिर उसको मूल्यांकन करना है, तब जाके आपके 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ भारत की विदेश नीति के बारे में लिख के आ गए और सोच रहे हैं कि आपको 4 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो 26वां प्रश्न को हम देख लेते हैं, 26 के आंसर को देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत की विदेश नीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे आज़ाद भारत के। तो इनके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता था। हमारा भारत जब आज़ाद हो गया तो अब भारत की जो रिलेशन होगी दूसरे देशों के साथ वो कैसी होगी, ये हमारे विदेश नीति पे ही निर्भर करता है कि हमारे नियम कैसे हैं, हमारे कानून कैसे हैं। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहम भूमिका निभाई। उनकी विदेश नीति जो थी वो कुछ प्रमुख पहलू और उनके मूल्यांकन को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो है कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप शांति और अहिंसा की नीति। हम जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति से पेश आएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, सेना नहीं भेजेंगे। नेहरू की विदेश नीति में महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति बनाया है उसमें महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, इन चीज़ों को ऐड किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत के संबंध में कोई भी हिंसा या युद्ध न हो। भारत जिसके साथ संबंध रखता हो या भारत के कारण किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध न हो, हिंसा न हो। उनका मानना था कि शांति और सहयोग से ही दुनिया अस्थायित्व आ सकता है, मतलब एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, एक जगह अपना प्रोग्रेस कर सकता है शांति से और अहिंसा से। उन्होंने भारत चीन और भारत पाकिस्तान के संबंधों को शांति बनाए रखने के कई प्रयास किए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान है, इसके अलावा चाइना भी है, अभी हाल फिलहाल में नेपाल भी हो गया है, बांग्लादेश के साथ भी चल ही रहा है, भूटान के साथ नहीं चलता है। भूटान एक अच्छा अपना पड़ोसी देश है, लेकिन बाकी जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ तो हमारा कुछ ना कुछ अनबन चल ही रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश किया कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उन सभी के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे, और यही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, विशेषकर चीन से 1962 के युद्ध के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया को क्या कह रहे थे कि भाई चीन तो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा ही नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल यही कह रहे थे कि भाई वो आक्रमण करेगा, और चीन ने आक्रमण किया और उसमें बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो ये उनका जो कभी कभी मतलब अपने आप को ही बेहतर समझना और सही समझना जो था वो कभी कभी घातक भी साबित हुआ है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, जो है गैर अलाइनत आंदोलन। अब देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सूत्रपात भी यहीं से होता है। गैर अलाइनत आंदोलन की नींव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां कोई भी देश दो प्रमुख शीत युद्ध खेमों जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ था, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, इससे जुड़कर स्वतंत्र रूप से अपने हितों की अनुसार नीति बना सकता था। जैसे गुट निरपेक्ष हम कहते हैं, जिसमें हम ना नाटो के साथ जाएंगे ना हम वर्सा पैक्ट के साथ जाएंगे, अपने देश के बारे में फैसला स्वतंत्र होकर ले सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य था कि भारत किसी भी ब्लॉक के प्रति वफादारी न रखते हुए शांति और विकास की दिशा में योगदान दिया। मतलब ना तो वो नाटो की तरफ गया, ना ही वो वर्सा पैक्ट के गया, अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा।
केवल भारत की स्वतंत्रता को मजबूत करने में यह मददगार साबित हुई। बल्कि भारत ही नहीं बल्कि और भी देश थे, जिसमें मैंने आपको घाना बताया है, बुल्गारिया बताया है, ये सब भी देश थे जिन्होंने इनके साथ इस तरह के नीतियों को अपनाया था। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है भारत के राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता। अब ये क्या है, नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। भारत को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने कई सारे सख्त कदम उठाया। उदाहरण के तौर पर 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने भारत की आधिकारिक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की। जो चीन कब्जा करना चाहता था हमारे भारत के क्षेत्रों पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आज भी उसके साथ हमारा लड़ाई चलता है चीन के साथ। वो कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना चाहता है। लद्दाख की कुछ सीमाएं हैं जिसको चाइना अपने अधिकार में लेना चाहता है। लेकिन 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और अपने क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्षों में भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो सामरिक तनाव से प्रभावित रहे, खासकर कश्मीर मुद्दे के कारण। हालांकि कश्मीर का मुद्दा भी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही फंसा हुआ था, क्योंकि कश्मीर के जो उस समय के नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े अहम मित्र थे और उनके कारण ही कश्मीर में इतने लंबे समय तक ये लड़ाइयाँ, झगड़े, आतंकवादी, कश्मीरी पंडितों का ये जो व्यवहार हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती साफ साफ दिखाई देती है। पॉइंट में हम लिख सकते हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच सामूहिक सहयोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने की पहल की। जो मतलब बहुत ज़्यादा पहले से डेवलप्ड कंट्री थे और जो डेवलपिंग कंट्री थे, उन दोनों के बीच में संबंध बना के उनको आगे बढ़ने के मौके के बारे में बात किया। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ संपर्क बढ़ाया और उन्हें संकीर्ण राजनीति और आधुनिकता के मार्ग पर एकजुट होने की कोशिश की, मतलब अपडेटेड होने की बात कही। अब हम इसमें मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित स्थान दिलवाया। मतलब बाहर के देशों में भी भारत की जो विदेश नीति थी उसका तारीफ किया जाता था और गैर अलायनत आंदोलन के रूप में एक प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। इस नीति ने भारत में शांति, सहयोग और विकास के मुद्दों का नेतृत्व किया। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों के बीच में का काम किया है, एक पुल का काम किया है, बैलेंस बनाने का काम किया है, ताकि दोनों देशों का आर्थिक विकास हो सके। लेकिन इसके साथ नकारात्मक पहलू भी है। अब नकारात्मक पहलू क्या है? भारत चीन युद्ध जो हुआ 1962 में और पाकिस्तान के साथ संबंध में कठिनाइयां रही है, जिससे नेहरू जी की विदेश नीति की कुछ सीमाएं भी सामने आई। अब जैसे इन्होंने, अब देखिए आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें अच्छी होती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति बनाया है, इसके साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट भी है जो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के युद्ध के समय नजर आई। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद था वो इस नीति के कारण प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए। साथ ही कश्मीर मुद्दे, पाकिस्तान के साथ संघर्ष, विदेश नीति के अंतर्गत सैन्य और कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हुई। आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और आज तक मैं मतलब पर्सनल नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ या फिर ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा नहीं काम किया तो 70 साल तक जब कांग्रेस सत्ता में थी तब तक हमारे सैनिक मरते ही क्यों रहे, हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती ही क्यों रही, कश्मीरी पंडितों का ये हाल होता ही क्यों रहा। अभी कुछ समय 10 साल, 15 साल, 20 साल में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया कि अब अपने दुश्मन देशों के घर में घुस के मारने लगा। ये सरकार तो हमारे पास अब 80 सालों से थी, 90 सालों से थी। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आपस के फायदों के लिए भारत के सैनिकों को मरने दिया है, भारत की जनता को परेशान होने दिया है। लेकिन उसमें अब कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। अगर हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो हमारा देश अब पलटकर जवाब देता है, उसके घर में घुस के मारता है। हाल में ही पाकिस्तान में कई सारे स्ट्राइक हुए हैं हमारे, उस पर कई सारे मूवियाँ भी बनी हैं। तो इसमें आपने देखा है कि कैसे अगर आप भारत के आगे अगर आके मारोगे तो भारत भी पलट के जवाब आपके घर में घुस के मारेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है। अब प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है
जम्मू कश्मीर से संबंधित आ ही गया एक मुद्दा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाया जाना किस सीमा तक न्याय संगत है? अपने उत्तर के समर्थन में कोई दो उपयुक्त तर्क दीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 370 नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने समर्थन दिया कि हमारे भारत का एक राज्य जहाँ पे अलग संविधान, अलग कानून, अलग राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसा क्यों है? ये तो असमानता को दर्शाता है। अगर वो हमारे देश का हिस्सा है तो वहाँ पे हमारे राष्ट्रगान होने चाहिए, वहाँ पे हमारा तिरंगा फहराना चाहिए, वहाँ पे हमारे संविधान लागू होने चाहिए, वहाँ पे हमारे सैनिकों का बोलबाला होना चाहिए। तो अब इसके बारे में आपको खुद बताना है कि ये कहाँ तक सही है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाया जाना एक विवादित तो था ही, मतलब विवाद से भरा हुआ काम था। कई सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, कई सारे मार्च रैलियां निकल गई, लेकिन सरकार द्वारा इसे उचित ठहराया गया कि सरकार ने कहा कि ये सही कदम है। इसे न्याय संगत तरीके से ठहराने के लिए दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण। अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से विशेष बनाता था, अलग प्रकार से बनाता था, जिसके कारण राज्य के भारत के अन्य हिस्सों से पूर्ण एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। लोग अपने आप को उससे अलग समझ रहे थे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पास विशेष अधिकार थे जो संविधान के समान कानून लागू करने में मुश्किलें पैदा कर रही थी। मतलब जो संविधान हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नियम कानून उस कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसको विशेष अधिकार था। इसे हटाने से भारत के सभी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर का संवैधानिक और राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित हुआ। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी राज्य हैं सभी अब एक समान हो गए हैं धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाने से। यह कदम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है, राष्ट्र को सुरक्षित करता है और अखंडता को टूटने से, देश को टूटने से भी बचाता है और देश भर में समान कानून और अधिकार लागू करने में भी मदद करता है। ये तो पहला पॉइंट था। इसमें दूसरा पॉइंट है विकास और अवसरों का विस्तार। मतलब अनुच्छेद 370 के तहत बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने या निवेश करने में सक्षम नहीं थे। जैसे जो अनुच्छेद 370 है, जब वो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो आपको पता है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, आप वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते थे। मतलब अरेंज मैरिज तो नहीं कर सकते थे, हाँ भगा हुआ के ले आए, लव मैरिज वगैरह कर लिया, उठा लिया पुठा लिया, इधर उधर कैसे भी गायब वैब करके ले आए, वो बात अलग थी। लेकिन वाकई में वहाँ की संस्कृति आपको इसका इजाज़त नहीं देता था कि आप वहाँ पे ज़मीन खरीदो, वहाँ पे बस जाओ, यहाँ की लड़कियों से शादी करो ना। इस कारण राज्य में औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था। वहाँ पे अब कोई आएगा ही नहीं, कोई कंपनियां नहीं आएगी, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाएगा, जमीन नहीं खरीदेगा, टावर नहीं लगाएगा, तो विकास होगा कैसे? तो वहां पे ये सब बाधाएं आ रही थी और वहां पे विकास धीमा हो रहा था। जैसे ही अनुच्छेद 370 हटा है, इसके हटने के बाद वहां पे निवेश को प्रोत्साहन मिला है। लोग अब वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने लगे हैं, विकास तेज होने लगा है। राज्य के विकास परियोजना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गए, इनका भी विस्तार होना शुरू हो गया। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला पॉइंट हमारा है खंड घ। अब खंड घ में क्या कहता है? 28 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे जो आपको जो कार्टून दिखाया गया है इसको आपको देखना है। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी थे और वहाँ के वजीर आजम भी बने थे सैन्य सेवा को लागू करके। तो सबसे पहले आपको पहले तस्वीर को, दूसरे तस्वीर को और तीसरे तस्वीर को देख लेना है। इसमें से जो जोड़ घटाव है उसके हिसाब से ही हमें अब प्रश्नों का जवाब देना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है कार्टून में दर्शाए गए टाई लगाए मुशर्रफ और यूनिफॉर्म पहने मुशर्रफ द्वारा पाकिस्तान में कौन से दो सरकारी पदों को दर्शाया गया? तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कार्टून में इमेज है,
इस इमेज में एक तो टाई लगाए हुए मुशर्रफ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक वर्दी पहना हुआ मुशर्रफ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन सा पद है, कौन कौन सा ये रैंक है जिसे इस फोटो में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जो टाई लगाया हुआ दिखाया गया है वो तो वहां के वजीर आजम अर्थात आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं उसके रूप में दिखाया गया है। और दूसरा जो सूट बूट पहने हुए है, मतलब कि वर्दी पहना हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ड्रेस है। तो आप देखिए, मैंने इसको आपको लिख के नहीं बताया है, आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली इसको क्वेश्चन में ही समझा रहा हूँ। एक तो प्रश्न में कह रहा है कि टाई लगाए हुए जो मुशर्रफ है वो तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म जो पहना हुआ है वो ये दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख है। और कहानी आपको पता ही होगा कि सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही थे, लेकिन डेमोक्रेसी का तख्ता पलट करके सैन्य शासन को पाकिस्तान में बहाल किया था। तो पहले प्रश्न का ये जवाब होगा। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है पाकिस्तान के संदर्भ में दूसरे समीकरण का स्पष्ट आपको अर्थ बताना है। अब देखिए, दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है कि ये सैन्य शासन के जो प्रमुख होते हैं उनका डायग्राम दिखाया गया, फिर आप कह सकते हैं इमेज दिखाया गया जो परवेज मुशर्रफ ही है, माइनस परवेज मुशर्रफ जो प्रधानमंत्री वजीर आजम है इक्वल टू 1 दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री का पद ना भी रहे पाकिस्तान में तो वहां के सैन्य शासक जो है परवेज मुशर्रफ हो या कोई और भी हो, क्योंकि कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है और सैन्य शासन को लगाया गया है, तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करके फिर वहां का शासन चालू किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान के संदर्भ में दूसरे समीकरण का मतलब यही है कि वहां के प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी की कोई खास वैल्यू नहीं होती है, वहां का प्रमुख जो है वो सैन्य के प्रमुख ही होते हैं, चाहे वर्तमान समय में वो जो भी हो, वो वहां के वजीर आजम को कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। तो ये तो दूसरे प्रश्न का जवाब था। अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार्टून द्वारा पाकिस्तान की राजनीति के संबंध में दिए गए संदेश को स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कार्टून में साफ साफ तरीकों से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य शासन है वो ज़्यादा प्रबल होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है, वहाँ डेमोक्रेसी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का बार बार तख्ता पलट होता है, डेमोक्रेसी का बार बार वहाँ पे भंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम और इस फोटो के माध्यम से ही बताया गया कि पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख ही पाकिस्तान के कर्ता धर्ता होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिए गए डिसीजन हमेशा काम आते हैं, और जो वजीर आजम होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, कहीं ना कहीं सैन्य शासन के सामने कठपुतली होते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से 28 प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न नंबर 29 हमारा कहता है नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ और पैसेज वाले आते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 से 6 लाइनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उनसे जुड़े हुए जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में ये आ जाते हैं कि इसमें जो पैराग्राफ और पैसेज दिए रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको इस पैराग्राफ में कभी कभी नहीं भी मिलता है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। ध्यान से समझिए कि जो जनता होती है, जो आम पब्लिक होती है, उसकी सुरक्षा एक राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा बढ़कर माना जाता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। मतलब जहाँ भी आप रहते हो, यहाँ पे राज्य कहने का मतलब एक देश से है, जिस देश में आप रहते हो उस देश के अंदर जनता की सुरक्षा और उस देश की सुरक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। अगर कोई देश सुरक्षित है, कोई राज्य सुरक्षित है, कोई समाज सुरक्षित है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित है या फिर जनता के सुरक्षित होने से एक देश सुरक्षित है। नागरिकों को विदेशी हमला से बचाना भले ही उसकी सुरक्षा की जरूरी शर्तें हैं, स्वाभाविक सी बात है।
जैसे कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर क्या चलता रहता है। हमारे लिए तो पाकिस्तान विदेशी हुआ और अक्सर वो हमारे देश पे हमला करता रहता है, आतंकवादी गतिविधियां को लाता रहता है, तो उससे भी सुरक्षा करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ये फुलफिल नहीं करता एक आम समाज के लोगों के जीवन को। सच्चाई यही है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथ से नहीं मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद की सरकार के हाथ से मारे गए। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि बाहर की आतंकवादी गतिविधियाँ या सेना के माध्यम से जितने लोग नहीं मारे गए हमारे देश में, उससे ज़्यादा लोग हमारे देश के अंदर की सरकार, पुलिस के द्वारा मारे गए हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर ए हमारा इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो देखिए, मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि मानव जो है वो अपने देश के अंदर सभी प्रकार से सुरक्षित हो। ऐसा नहीं है कि वो विदेशी हमले से ही सिर्फ असुरक्षित फील करता है या फिर आतंकवादी गतिविधियों से ही असुरक्षित फील करता है। वो अपने देश की सरकार, वो अपने देश की जनता, समाज के न्याय, कानून, विचार, इन सभी से उसको सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए। तो पहले नंबर पे तो आपको ये लिखना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, एक उदाहरण की सहायता से आपको बताना है कि किसी देश में कानून व्यवस्था की समस्या मानव सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। तो अक्सर आपने मेरे मुंह से ऐसे समय में एक ही देश का नाम आते हुए देखा होगा, वो है पाकिस्तान। आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड एक इमेज था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को भंग करके सैन्य शासन को लाया जाता है। क्वेश्चन तो हमारा यही कहता है, किसी देश में कानून व्यवस्था की समस्या मानव सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। तो क्या होता है, जब डेमोक्रेसी उस देश में खत्म हो गई और सैन्य शासन आ गया, सैनिकों के द्वारा कानून बनाए गए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन के लिए वो समस्या बन जाता है। नए नए कानून उनके जीवन को दोषपूर्ण बना देता है, उनको कई सारे असमंजसों में डाल देता है। अगर मान लो एक देश के अंदर हर 2 साल 3 साल पे कानून ही बदलता रहे, कानून ही बनता रहे, तो उस देश के लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। वो देश के लोग जो होंगे वो इससे त्राहिमाम हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को उदाहरण में ले सकते हो, और कानून व्यवस्था तो आपको वहाँ पे पता ही है। हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जो बांग्लादेश है, जहाँ पे अभी डेमोक्रेसी को तोड़ के, मतलब भंग करके, और वहाँ भी सैन्य शासन ही लाया गया है। तो इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। 2 नंबर का प्रश्न है, एक एग्जाम्पल का और एक इसको डिफाइन करने का। सी प्रश्न हमारा कहता है, राज्यों की सुरक्षा से मानवता की सुरक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, एक देश की सुरक्षा से ज़्यादा वहाँ के लोगों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जनता ही, समाज ही, लोगों का झुंड ही किसी देश को, समाज को या राज्य को बेहतर बनाता है। अगर आपका समाज स्वस्थ है तो आपका देश स्वस्थ होगा। आपका जनता ईमानदार है तो आपका देश ईमानदार होगा। यदि आपके देश के अंदर या राज्य के अंदर या समाज के अंदर रह रहे जनता अगर किसी भी प्रकार के सुरक्षा से वंचित हैं या फिर उनको लग रहा है कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण भी कई प्रकार के, जैसे गृह युद्ध हो गया, जाति को लेके हो गया, जमीन को लेके हो गया, कानून को लेके हो गया, समाज को लेके हो गया, कई प्रकार के दोषपूर्ण नीतियां हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं, जिसके कारण लोग एक देश के अंदर ही अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं। एक बात बताओ, हमारे भारत देश में लाखों लोग आज भी प्रतिदिन मरते हैं, कहीं चोरी के वजह से, कहीं चाकू मारने की वजह से, कहीं गोली मारने की वजह से। तो क्या ये विदेशी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं? नहीं करते ना। ये तो हमारे देश के अंदर ही इतनी सारी समस्या है जिसके कारण हजारों हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए एक देश के अंदर देश से ज़्यादा सुरक्षित देश के अंदर रह रहे लोगों का होना जरूरी है। अगला प्रश्न नंबर 30 हमारा कहता है, सेम क्वेश्चन है, ये भी हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड है। नीचे दिए गए अवतरण को आपको फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था, जिसने भारत का संविधान बनाया है उनको विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। मतलब डेमोक्रेसी में जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, जितनी भी चीज़ों को बताया गया है, सारे राजनीतिक दल जो है उसका पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में, अर्थात इमरजेंसी की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए करेगी। जो
सरकार के पास पावर है इमरजेंसी के अंदर, उसका इस्तेमाल तो करेगी ही करेगी, लेकिन नियम कानून और विधि के माध्यम से, जिससे कि जनता को परेशानी उत्पन्न न हो, इस उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दी गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको बताना है। अब सबसे पहले ए प्रश्न हमारा कहता है, भारत के संविधान निर्माताओं के संगठन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब भारत के संविधान बनाने वाले जितने भी लोगों का संगठन था, जितने भी लोगों का ग्रुप था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। एक नंबर के लिए प्रश्न है, याद रखिएगा, उसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के संगठन को संविधान सभा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर बी हमारा कहता है, ऐसे किन्हीं दो लोकतांत्रिक मानकों की व्याख्या कीजिए जिसका भारत के सभी राजनीतिक दलों का पालन करना चाहिए। मतलब कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें दो मानकों का, मतलब दो नियमों का, दो प्रकार के चीज़ों का पालन करना बिल्कुल आवश्यक है। ऐसे दो प्रकार के मानकों को आपको यहाँ पे बताना है। 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ये। दोनों मानकों के लिए आपको एक एक प्रश्न का एक एक अंक मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें चयन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कांग्रेस के समय में सुना होगा कि जो शीर्ष नेता थे उन्हीं को चुना जाता था, जो पुराने नेता थे उन्हीं को चुना जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पार्टी चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें चयन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होना चाहिए। मतलब जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे प्रतिनिधि को ही चुनना चाहिए। पहला तो ये ऐसा नियम है जिसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरा ये है कि वित्तीय लेन देन और सरकार के टैक्सेज में भी पारदर्शिता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर आपको पता है हजारों करोड़ की नेता सब चोरी कर लेते हैं, उसे मतलब ब्लैक मनी के तौर पे बाहर के देशों में भेज देते हैं और फिर वहां से अपना काला धंधा चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार के काले धंधे को रोकने के लिए वित्तीय जो भी विभाग है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। जो भी नई योजनाएं आ रही है उसका जानकारी जनता को होना चाहिए। कितना पैसा खर्च किया गया इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितना टैक्स किस किस राज्य से आया है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता करने से राजनीतिक पार्टी में कोई हलचल नहीं होगा और जनता का विश्वास हर एक राजनीतिक पार्टी जो वर्तमान समय में सरकार में है उसके ऊपर विश्वास को और गहरा करेगा। तो ये 2 प्रकार के नियम हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना ही चाहिए। अगला प्रश्न नंबर सी हमारा कहता है, आपातकाल में भारतीय सरकार को दी गई किन्हीं 2 असाधारण शक्तियों का उजागर करना। देखिए इमरजेंसी के दौरान भारत के जो मतलब उस समय के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको कई प्रकार की शक्तियां दी जाती है। तो सबसे पहले आपको 2 शक्तियों के बारे में बताना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है ये। तो पहली शक्ति तो है संविधान के तहत, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसे खत्म कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के माध्यम से। अब ये क्या करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लेके, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के पीछे यही कारण बताया जाता है कि बाहरी आक्रमण होने वाला है, आंतरिक विद्रोह होने वाला है। तो ऐसे में अनुच्छेद 358 के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो आम पब्लिक का, उसे निलंबित कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो पहला तो ये है। दूसरा आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की सर्वाधिक शक्ति, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति है, जितना भी पावर होता है वो सब केंद्र सरकार के पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सब कुछ जो है वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से करते हैं, राष्ट्रपति अपने हिसाब से करते हैं। तो ये जो 2 शक्तियां हैं वो आपातकाल के दौरान भारतीय सरकार को दी जाती है और इसी के बारे में आपको व्याख्या करके यहाँ पे लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न आपका है और दोनों पॉइंटों को आपको बताना है। पहला पॉइंट तो आपको बताना है संविधान के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। और जितनी भी शक्तियां होती है राज्यों के अंदर वो सब खत्म करके सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। अगला प्रश्न नंबर 31 हमारा कहता है, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र जो पृष्ठ संख्या 15 पर है, इसके 5 राज्यों को A, B, C, D और E द्वारा अंकित किया गया है।
नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे सही नाम प्रयोग करके जानकारी को क्रम संख्या और मानचित्र में दिया गया संबंधित अक्षर जो नीचे दी गई तालिका के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे आंसर इसके अंदर ही लिख दिया है। प्रयोग में दी गई जानकारियाँ जो है वो 5 हैं हमारे पास, मानचित्र में संबंधित अक्षर भी है और राज्य का नाम भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये मानचित्र है जिसमें हमारे पास A, B, C और D और E दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न हमारा कहता है वह राज्य जहां सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, तो आपको तो फील यही करना है। तो ये हमारा डी होगा जहां पे हमारा मैं आपको मैप में लेके चलता हूं, ये सरदार सरोवर परियोजना जो है वो डी में आएगा और ये आपको लिखना है कि कहाँ है। तो आपको यहाँ पे मैंने गुजरात दे रखा है, आपको ये पता है कि ये जो हमारा है जगह ये गुजरात है। तो बताना है आपको पहले प्रश्न में कि वह राज्य जहां सरदार सरोवर परियोजना स्थित है तो वो कहाँ है, डी में गुजरात में है। तो ये पहला प्रश्न था। अब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है वह राज्य जिसे 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करवाया गया था, वह भारत का कौन सा राज्य था जिसे 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करवाया गया था। तो देखिए वो ई होगा, ई ऑप्शन होगा, गोवा था। गोवा एक ऐसा राज्य था भारत का जिसे 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करवाया गया था। तो इसमें भी मैंने जी डाल रखा है आप लोगों के समझने के लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है वह राज्य जहां चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह राज्य जहां पे चिपको आंदोलन, तो ये ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि उत्तराखंड चमोली जगह था, जगह का नाम था। हालांकि ये उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो कई जगहों पर आपको उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ मिल जाता है पुराने बुकों में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब ये नया राज्य उत्तराखंड बन चुका है। तो ऑप्शन बी जो है इसका, चमोली उत्तराखंड का एक जगह है जहाँ पे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे मैंने उत्तराखंड है, यू से आप उत्तराखंड ही समझिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है चौथा प्रश्न, वह राज्य जो राजीव गांधी लोंगेवाल समझौते से जुड़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी लोंगेवाला से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो ए होगा, पंजाब। राजीव गांधी लोंगेवाला से जुड़ा हुआ समझौता जो है वो पंजाब में हुआ था और मैंने यहाँ पे पंजाब और ए ऑप्शन लिख रखा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वह राज्य जो तारी विरोधी आंदोलन से संबंध रखता है, तारी विरोधी आंदोलन से संबंध रखने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी होगा इसका, ये आंध्र प्रदेश नक्शे पे मौजूद है। तो इस प्रकार से आपने ए बी सी डी सभी के आंसर को समझ लिया और मानचित्र पे भी देख लिया। आपको याद भी रखना है वह राज्य जहां सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, गुजरात है। वह राज्य जिसे 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त करवाया गया, वह गोवा है। वह राज्य जहां चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ वो चमोली उत्तराखंड में है। वह राज्य जो राजीव गांधी लोंगेवाल समझौते से जुड़ा हुआ है वह पंजाब है। वह राज्य जो तारी विरोधी आंदोलन से संबंध रखता है वो हमारा आंध्र प्रदेश है। हम खंड रॉ की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला 32 नंबर प्रश्न जो है वो 6 नंबर के लिए आ गया। देखिए अब जो हमारे प्रश्न हैं वो ज़्यादा नंबर के लिए होंगे तो आपको इसमें ज़्यादा लाइनों को संलग्न करना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद भारत की गुट निरपेक्षता की नीति पहले जैसे प्रासंगिक और प्रभावकारी नहीं रही थी। इस कथन के पक्ष में कोई 3 उपयुक्त तर्क देना है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि दो ध्रुवीय विश्व, जब मतलब शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विभाजन हुआ और जो लड़ाइयाँ चल रही थी, वैचारिक लड़ाइयाँ, उसकी समाप्ति के बाद भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो पहले जैसी बहुत ज़्यादा चर्चित और प्रभावशाली नहीं रही। इसके लिए आप 3 कथन को बता सकते हैं। पहला तो है कि वैश्विक शक्ति संरचना में बदलाव, मतलब विश्व की जो शक्तियाँ थी उसमें बदलाव देखने को मिला। दो ध्रुवीय विश्व के समाप्त होने के बाद शीत युद्ध के दौरान मौजूद जो अमेरिका और सोवियत संघ थे वो भी समाप्त हो गए। एक ध्रुवीय विश्व स्थापना का उदय हुआ, अमेरिका का वर्चस्व हुआ जिसमें अमेरिका
प्रमुख शक्ति बनकर उभरा, इसलिए इसमें गुट निरपेक्षता का ज़्यादा वैल्यू नहीं रह पाया। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था कि दोनों महाशक्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना। लेकिन जब एक महाशक्ति ही खत्म हो गया, यूएसएसआर जब खत्म हो गया, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। भारत के बदलते वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। भारत को भी अपने अलग अलग देशों के साथ मिलके अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। और दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो आर्थिक उदारीकरण और वैश्विककरण की अनिवार्यता। 1991 के बाद भारत का उदारीकरण की नीति अपना लिया। भारत में उदारीकरण जैसे नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था का फिर हिस्सा बन गया। भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करने में लग गया। इन नई नीतियों के साथ भारत को व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के लिए बड़े देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन संघ पर निर्भर होने के लिए प्रेरित होना पड़ा, क्योंकि उस समय ये देश जो थे, चाहे ये संस्था जो थे, वो सबसे मजबूत थे। तो उनके साथ जुड़ के व्यापार करने से भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता, इसीलिए ये अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ जुड़ गया। गुट निरपेक्षता के आदर्श को बनाए रखना खासकर आर्थिक हितों के लिए व्यापारिक रूप से मुश्किल हो गया। आप अगर गुट निरपेक्षता को लेके रहते तो आप अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, आप उनके साथ जुड़ नहीं सकते थे। इसलिए गुट निरपेक्षता को कम किया गया और व्यापार के माध्यम को बढ़ाया गया। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है नई भू राजनीतिक चुनौतियां जो थी उसके बारे में। दो ध्रुवीय व्यवस्था के बाद चीन का भी उदय हुआ। एक महाशक्ति के रूप में चीन भी उभर के आया, जो भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती बन गया। भारत के लिए तो वो खतरा था ही, और रणनीति को लेकर भी कई सारी चुनौतियां चीन के साथ भारत का हो गया, जैसे कि आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गुट निरपेक्षता के प्रभावी समाधान प्रदान नहीं किया। गुट निरपेक्षता से आतंकवाद का समाधान नहीं मिला, ऊर्जा के बारे में, संसाधन के बारे में समाधान नहीं मिला, साइबर सुरक्षा के बारे में समाधान नहीं मिला, जलवायु परिवर्तन के बारे में समाधान नहीं मिला। भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की ओर रुख किया, अलग अलग देशों के साथ जुड़ना शुरू किया, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको शामिल होना पड़ा। तो ये तो 32 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें अथवा भी है हमारे पास। अपने विचार से आप बताएं कि कौन से वो 3 कदम थे जिसको अगर सोवियत संघ अगर अपना लेता तो उसका विघटन नहीं होता, 1991 में उसका खात्मा नहीं होता। तो अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ प्रमुख कदम उठाए होते तो इसका विघटन नहीं होता। अब वो प्रमुख कदम क्या है, तो वो प्रमुख कदम में सबसे पहला है आर्थिक सुधारों के समय पर प्रभावी कार्यान्वयन। मतलब कि समस्या जो था सोवियत संघ के साथ, तो अर्थव्यवस्था का समस्या उसके साथ 1980 के साथ ही था कि उसके जो योजनाएं थी या फिर उसको सरकार चलाने का जो तरीका था या फिर रूस की जो प्रभुता थी, जो रूस अकेले जो चाहेगा वही करेगा, इस सब पर उसको ध्यान देना चाहिए था। ज़्यादा सैन्य खर्च पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। तो इन सब के कारण से ना सोवियत संघ जर्जर हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। यदि बाजार आधारित सुधार करता, जैसे कि पूंजीवाद को अपनाता, तो आर्थिक संकट को टाला जा सकता था। और इसके अलावा जो ग्लासनोस्ट थे और पेरेस्ट्राइका थे, इनके सुधारों को, बेहतर योजना को बनाना जरूरी था। ये जो सुधार कर रहे थे रूस के अंदर, इससे कहीं ना कहीं रूस और कमज़ोर होता जा रहा था। निजीकरण और जो व्यापार थे उसमें भी जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इनको कई प्रकार के सुधार करने जरूरी थे। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा है संघीय संरचना को और अधिक स्वायत्तता देना, उनको छूट देना। सोवियत संघ का जो संघीय संरचना था, जो केंद्र था, वो केंद्रीकरण में अधिक था, मतलब केंद्र को ज़्यादा पावर था, जिससे यूक्रेन, लिथुआनिया, एस्टोनिया ने अलगाववादी आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू वहाँ पे कम थी। जो रूस कहता था वही होता था, इससे इन लोगों को समस्या हो रहा था। संघीय गणराज्यों को राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता अगर दी जाती, अलग अलग देशों को भी आज़ादी दी जाती, तो सोवियत संघ नहीं टूटता। एक लचीला कानून बनाना चाहिए था, संघीय ढांचा को मजबूत करना चाहिए था, सांस्कृतिक स्वतंत्रता रखना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें रख के सोवियत संघ को बचाया जा सकता था। और तीसरा जो पॉइंट है, सेना पर जो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको कम करके जनता के कल्याण के लिए काम करना, आम लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए था।
सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा पैसा सेना पे खर्च किया, जिससे उनके अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ा और उनकी बुनियादी आवश्यकताएं जो थी, जो आम जनता की, उसका नज़रअंदाज किया गया। मतलब जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें थी उनको ध्यान में नहीं रखा गया, जिस कारण से भी सोवियत संघ टूटा। सैन्य खर्च पे अगर कटौती करके जन कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों पर ध्यान दिया जाता तो सोवियत संघ नहीं टूटता। जनता की जरूरतों को पूरा करते, राजनीति को सही तरीके से लेके चलते, तो ये सारे पॉइंट्स को अपना के जो सोवियत संघ है उसे बचाया जा सकता था। अगला प्रश्न नंबर 33 हमारा कहता है, विश्व की राजनीति को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में सोचने के लिए विवश करने वाले 4 मुद्दों का वर्णन करना है। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, अगर विश्व राजनीति में पर्यावरण से संबंधित बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसके प्रति सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए समस्या है। पूरे विश्व में इसकी समस्या देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है और CO2 और CH4 जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और इसका जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है। जो बर्फ पानी जो है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो पिघल रहा है और समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है और इससे तूफान, सूखा में वृद्धि हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसमें प्रयास किया गया कि देशों में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना जरूरी है। इससे अगर बढ़ेगा तो और ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होगी। तो ये तो पहला पॉइंट था जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। वनों की कटाई के कारण, ज़्यादातर शिकार के कारण, शहरीकरण के कारण कई प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही है। खाद्य श्रृंखला पर इसका असर पड़ रहा है। तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे CBD कहते हैं, इन्होंने समझौते में ये बताया था कि हमें शिकार और जंगलों पर ध्यान देना पड़ेगा, शिकार पर रोक लगाना पड़ेगा, जंगलों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यह मुद्दा विकासशील और विकसित देशों के बीच में विवाद भी पैदा कर दिया। जो विकसित देश थे और जो विकासशील देश थे, इनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई। जो विकसित देश थे ये कह रहे थे कि विकासशील देशों को इस पर ज़्यादा सोचना चाहिए था, लेकिन विकासशील देश कह रहे थे जो विकसित हो चुके देश हैं उनको इस पर ज़्यादा समस्या को देखना चाहिए। हम तो विकास कर ही रहे हैं, तो हमें तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, शहरों पर ध्यान देना पड़ेगा, जंगलों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इनके बीच में ये विवाद का मुद्दा हो गया। तीसरा पॉइंट है जल संकट, वाटर क्राइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है और जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो कई जगहों पर पानी की कमी देखी जा रही है। जल संकट ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जन्म दे दिया। एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे जल संकट हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेके है और बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र और गंगा को लेके है। तो विश्व बैंक जो है वो संयुक्त राष्ट्र जल प्रबंधन और जल संरक्षण की प्राथमिकता दी है और SDG के तहत सभी को सुरक्षित और स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने का प्रयास करे ताकि सभी को सही तरीके से पानी प्राप्त हो सके। और लास्ट पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन। जिस प्रकार का आज कचरा पूरे विश्व में, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में ये एक समस्या बनता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वायु को, कहीं ना कहीं जल को, कहीं ना कहीं भूमि को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक कचरे का प्रसार हो रहा है जो जल्दी गलता नहीं है। औद्योगिक कचरे का निपटान सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कई प्रकार की बुरी बीमारियां लोगों को अपने अंदर जकड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गहरी चिंता पैदा की है कि कैसे हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सके, कैसे हम कचरा प्रबंधन कर सके, कचरा को समाप्त कर सके। ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता है 1997 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में, इन सभी समझौतों के माध्यम से प्रदूषण और कचरा प्रबंधन के बारे में ही विचार किया गया है। 33 में हमारे पास अथवा में भी क्वेश्चन है कि भारत पर वैश्वीकरण के किन्हीं 4 प्रभावों का आपको वर्णन करना है कि वैश्वीकरण के कारण भारत पे 4 प्रभाव कौन कौन से हैं। के उत्तर में आपको लिखना है, वैश्वीकरण ने भारत पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डाला है।
यह प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो मैं आपको इसमें आर्थिक क्षेत्र के प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव के बारे में बता देता हूं कि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को भारत ने अपनाया और भारत के अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा सबसे अहम माना जाता है। विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला। बहुत सारी MNC कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है, उनमें रोजगार बढ़ा है। हमारे देश में भी वो सारी कंपनियां खुली है। आज आप भारत में देख लो, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, यहाँ पे आपको कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगा। भारत जो है वो IT और BPO में अपना बहुत ऊपर लेवल पहुंचा चुका है। लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि कृषि और लघु उद्योग जो है वो वैश्वीकरण के कारण समाप्त होता जा रहा है। विदेशी बाजार पर बढ़ती निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक असंतुलन को पैदा कर रहा है। आज लोग अपने चीज़ों का उतना वैल्यू नहीं देते हैं और विदेशी चीज़ों का वैल्यू ज़्यादा देते हैं, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो खान पान में हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें सकारात्मक प्रभाव में आप लिखोगे कि भारत की जो संस्कृति है, जिसमें योग, भोजन और बॉलीवुड में वैश्विक पहचान बनाई है। आज पूरे विश्व में भारत का योग जो है वो बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय संचार मीडिया के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। ये सब वैश्वीकरण के कारण मिला है। लेकिन इसमें निगेटिव पॉइंट भी है कि जैसे जैसे विदेशी प्रभाव पड़ रहा है तो भारतीय संस्कृति, भाषाएं और पहनावा यहाँ का प्रभावित हो रहा है। लोग अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं, अपनी पहनावा को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी भाषाओं को हीन मानते हैं, छोटा मानते हैं। उपभोक्तावाद और भौतिकवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट में हमारे पास सामाजिक प्रभाव है, जिसमें सकारात्मक प्रभाव में आपको लिखना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा में सुधार देखने को मिला है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। समाज में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों के बारे में पता चला है। और वहीं पे नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक असमानता बढ़ी है। लोग एक दूसरे से आर्थिक असमान हो गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अंतर हुआ है। शहरी क्षेत्र विकास कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र विकास नहीं कर रहा है। कई प्रकार के पारिवारिक संरचनाएं कमजोर हुई है। जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था वो टूट गया, छोटा छोटा परिवार होने लगा है। अब राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात कर ले तो इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमको देखना है। भारत ने वैश्विक मंच पर बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई है। जैसे विश्व व्यापार की बात कर ले, WTO, ब्रिक्स, G20, इस सब में भारत की साझेदारी है, भागीदारी है। वैश्वीकरण के कारण भारत विदेश नीति में अपनी व्यावहारिक और बहुपक्षीय स्थिति को बना पाया। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी है। आर्थिक और राजनीतिक फैसले में वैश्विक ताकतों को बढ़ता दबाव देखने को मिलता है। जो ताकतवर देश हैं वो अपने से कमजोर देशों को दबाते हैं। घरेलू नीतियों पर बहुराष्ट्रीय कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। जो घरेलू कंपनी है, जो भारत का कंपनी है, उस पर विदेशी कंपनी अपना दबाव डालती है, जिससे उनके प्रोडक्ट जो हैं वो बेकार होते जा रहे हैं और लोग विदेशी प्रोडक्टों को अपना रहे हैं। अब प्रश्न हमारा कहता है 34, जिसका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उपरांत भारत के समक्ष उपस्थित किन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों की व्याख्या करें। जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता उपरांत भारत के समक्ष उपस्थित किन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारत जब आज़ाद हो गया इसके बाद कौन से 3 प्रमुख चुनौतियां थी, समस्याएं थी, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक नए राष्ट्र के रूप में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। हमारे पास एक ठोस सरकार नहीं था, एक सही तरीके से शासन करने का ढांचा नहीं था। जिसमें पहला चुनौती तो आप कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। हमारे भारत देश के अखंडता को बनाए रखने की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत विविधताओं का देश है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म, जाति, संस्कृति, पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता के समय देश में क्षेत्रीय भाषाई भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव के बहुत बड़े मुद्दे थे। हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। लोग अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे थे। विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिम जो थे वो दंगे हो रहे थे। बहुत अलग अलग प्रकार की सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, जिससे सामाजिक एकता पर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता, समानता, संघीय ढांचे को अपनाकर सभी को साथ लाने का प्रयास किया, सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया। भाषाई पुनर्गठन के तहत राज्यों का गठन किया गया, जिससे क्षेत्रीय मांगों को संतुलित किया जा सके, एक जगह रोका जा सके। दूसरा पॉइंट हमारा इसी में है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। अब इसमें भी चुनौतियां थी कि भारत स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश था, तो अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। औद्योगिक आधार उस समय बहुत कमजोर था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां नहीं थी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो योजना आयोग का गठन किया गया, पंचवर्षीय योजना लाई गई और इसके माध्यम से कृषि को और उद्योग को विकास करने की बात कही गई। हरित क्रांति और औद्योगिकरण की नीतियों को अपनाकर खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। ये हमारा सेकेंड दिक्कत था जो आज़ादी के बाद देखा गया। तीसरे में है लोकतंत्र प्रणाली की स्थापना और अस्थायित्व। लोकतंत्र को भी यहाँ पे लगाना था, नहीं तो पाकिस्तान की तरह हालत हो जाती कि बार बार लोकतंत्र को ध्वस्त करके सैन्य शासन को लाया जाता है। तो यहाँ पे चुनौती ये थी कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें देश के ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो नए राष्ट्र के सामने राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी खतरे, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद हो गया, ये सारी समस्याएं भी थी। तो भारत ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, अपने सरकार को चुनने का अधिकार है। चुनाव आयोग का भी गठन किया गया और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई कि वो निष्पक्ष होकर अपने सरकार को चुन सकते हैं। राजनीतिक पार्टी के बीच में विचारधाराओं और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कि अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई किसान नहीं। तो ऐसे में सभी लोगों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ों को संलग्न किया गया। तो ये 34 क्वेश्चन नंबर था। अब इसका हमारे पास अथवा है। 34 का अथवा हमारा कहता है हरित क्रांति लाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का उल्लेख कीजिए और इस क्रांति में सर्वाधिक लाभ किसको पहुंचा और कैसे पहुंचा। अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। हरित क्रांति लाने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए, उसमें से मुख्य 3 कदम के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला कदम तो था उन्नत बीज और प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब हाइब्रिड बीजों को लाया। सरकार ने उच्च उत्पादन करने वाले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को तैयार करने वाले हाई यील्ड वेराइटी सीड, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, उस तरह के बीजों को लाया जो गेहूं, चावल जैसे फसलों की उपज को बढ़ाने में सहायक था। ये बीज को ला करके किसानों के बीच में वितरण किया गया ताकि वो अपने खेतों में इसे लगाएं और अधिक से अधिक फसल को उगाएं। दूसरा हमारे पास था सिंचाई सुविधा का विस्तार। पहले क्या था ना, सिंचाई का अच्छा सुविधा नहीं था, मशीनें नहीं थी, बोरवेल नहीं था, मोटर्स नहीं लगे हुए थे। तो बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जिसमें बांधों का निर्माण किया गया, नहरों का विस्तार शामिल किया गया, भूजल का दोहन करने के लिए ट्यूबवेल और पंप सेट की उपलब्धता बढ़ाई गई, मतलब बोरिंग वगैरह लगाया गया। और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कृषि के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी। किसान को खेती करने के लिए पैसा सरकार देना शुरू की। किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी दिया गया, मतलब अगर ये चीज़ें वो खरीदते थे तो उनको कम दाम में जो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती थी। सरकारी बैंक और जितने भी बैंक थे उन सभी ने उनको सस्ते दर पे कर्ज दिया ताकि वो खेती कर सके। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पहुंचा कैसे? तो देखिए, सर्वाधिक लाभ जो है वो उत्तर भारत के राज्य, विशेष रूप से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, इनके किसानों को हरित क्रांति से बहुत लाभ हुआ। कैसे? इन राज्यों ने पहले से ही सिंचाई को बेहतर व्यवस्था कर लिया था और उन्नत बीजों और तकनीकों का पूरा लाभ उठाया इन लोगों ने। इसलिए आपको पता है कि आज भी पंजाब में खेती अच्छे तरीके से होती है। यहाँ के किसानों के भूमि का आकार बड़ा था, ज़्यादा खेत था इनके पास। इन्होंने नए नए उपकरण और नए नए तकनीक को खरीदने में सक्षम थे, इनके पास पैसा था और गेहूं और चावल की उत्पादकता में इन्होंने जबरदस्त वृद्धि की और किसानों के आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से ये पूरा जो आपका सिंपल पेपर था, आप कह सकते हैं एज ए क्वेश्चन पेपर, वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। आपने देखा राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे प्रश्न के बारे में जितने भी आंसर थे सबको मैंने समझा दिया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे सब समाप्त हो गए। टोटल 1 से 34 क्वेश्चन थे जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।